नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और एक सकारात्मक सोच के साथ निरंतर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हूं। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है वाच्य। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपने वाक्य भी पढ़ लिए हैं, आपने क्रियाएं भी पढ़ ली हैं और उसी से एक विस्तृत टॉपिक है वाच्य। तो दोस्तों, वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है कि कहने योग्य बात। क्या होता है? कहने योग्य बात। तो देखिए, टॉपिक का नाम रहेगा वाच्य। तो वाच्य जो शब्द है वो संस्कृत की वच्च धातु से और एक प्रत्यय है णयित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? णयित प्रत्यय के मेल से बना है। और णयित प्रत्यय में यह शेष रहता है। क्या शेष रहता है? यह शेष रहता है। और हिंदी में यह का अर्थ होता है योग्य। क्या होता है? योग्य। और वच्च का अर्थ होता है बोलना या कहना। अर्थात हम कह सकते हैं कहने या बोलने योग्य कोई भी जो वाक्य या जो कथन होता है उसे हम वाच्य कहते हैं। जब वच्च धातु में यह प्रत्यय जुड़ता है तो यह प्रत्यय प्रथम वर्ण व के ए को आ में बदल देता है और शब्द बन जाएगा वाच्य। यहाँ पे ये परिवर्तन होगा। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ हम बात करें वाच्य की परिभाषा क्या होती है। सामान्य परिभाषा देखो क्या होती है कि वाक्य का ऐसा रूप जिसमें क्रिया कर्ता व क्रम के अनुरूप प्रयुक्त होती है उसे हम वाच्य कहते हैं। इस बात को इस प्रकार समझेंगे, यदि किसी वाक्य के अंदर कर्ता पुल्लिंग एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन और पुल्लिंग की होगी। और यदि कर्म पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या एक वचन है तो उसकी क्रिया अगर एक वचन पुल्लिंग और कर्म के अनुरूप है तो ऐसे जो निर्माण प्रक्रिया होगी उनको वाच्य में शामिल करते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा की हम बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले हम परिभाषा की ओर चलते हैं। तो देखिए, इसकी परिभाषा क्या होगी उसकी हम बात करेंगे। तो वाक्य का ऐसा रूप है, वाक्य का ऐसा रूप जिसमें क्रिया कर्ता व कर्म के अनुरूप प्रयुक्त हो उसे वाच्य कहते हैं। उसे वाच्य कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। यानी वाक्य का ऐसा रूप जिसमें क्रिया है वो कर्ता व कर्म के अनुरूप हो। ठीक है। मान लीजिए कि वाक्य में अगर कर्ता का ही जो लिंग वचन होता है और वही लिंग और वचन क्रिया का होता है, वही क्रिया का होता है तो उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। अगर वाच्य के अंदर कर्म के जो लिंग और वचन होते हैं वही क्रिया के होते हैं तो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। यदि वाक्य के अंदर क्रिया न तो कर्ता के अनुरूप हो और न ही कर्म के अनुरूप हो उसे हम भाववाच्य कहते हैं।
तो हम कह सकते हैं कि इस आधार पर वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। तो अगली बात हम पढ़ेंगे, इस आधार पर वाच्य के 3 भेद होते हैं। साथ साथ लिखा करो अपनी नोटबुक में, साथ साथ इनको लिखा करो, नोट्स की तरह ही मैं आपको करवा रहा हूं। बहुत ही अच्छे तरीके से हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वाच्य। तो इस आधार पर, किस आधार पर? क्रिया के प्रयोग के आधार पर। कहीं पर क्रिया कर्ता के अनुरूप होगी, कहीं पर क्रिया कर्म के अनुरूप होगी, कहीं पर क्रिया इन दोनों के अलावा न्यूट्रल होगी। उसी आधार पर ये 3 प्रकार के माने गए हैं और उन प्रकारों की हम बात करेंगे। जो पहला जो प्रकार होगा उसकी हम बात करेंगे, वो है हमारा कर्तृवाच्य। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? कर्तृवाच्य। दूसरा है कर्मवाच्य। ठीक है, ये होगा दूसरा, ये है पहला। और तीसरा होता है भाववाच्य। यहां तक बात समझ में आ गई होगी कि यदि वाक्य की क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुरूप है तो वाक्य होगा कर्तृवाच्य का। यदि वाक्य में क्रिया कर्म के लिंग और वचन के अनुरूप है तो वाक्य होगा कर्मवाच्य का। अगर हम बात करें न तो कर्ता के अनुरूप है और न ही कर्म के अनुरूप है तो हमारा होगा भाववाच्य। एक सबसे बड़ी बात और समझनी है कि कर्तृवाच्य में सदैव, यानी कि हम कह सकते हैं कि या तो सकर्मक क्रिया का या अकर्मक क्रिया का दोनों उदाहरण शामिल हो सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ वाक्य सकर्मक क्रिया का भी हो सकता है और यहाँ अकर्मक क्रिया का भी हो सकता है। कर्मवाच्य में सदैव जो वाक्य होगा वो सकर्मक क्रिया का होगा और भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा। अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि कोई भी वाक्य यदि सकर्मक क्रिया का है तो वह कभी भाववाच्य नहीं हो सकता। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। यदि कोई भी वाक्य, यदि आपको सकर्मक और अकर्मक का अंतर करना आता है, आपको इस चीज का ज्ञान है, तो निश्चिंत ही रहिए कि अगर कोई भी वाक्य सकर्मक का है तो वह कभी भी भाववाच्य संज्ञा भाववाच्य नहीं होगा। अगर कोई भी वाक्य अकर्मक का है वो कभी भी कर्मवाच्य नहीं होगा। ये बात भी ध्यान में रखना। आपको कर्ता को साथ लेकर क्या लगाकर प्रश्न पूछना है। यदि उत्तर मिलता है तो आप कह सकते सकर्मक है। ठीक है ना। तो ये नहीं, कर्तृवाच्य में दोनों ही उदाहरण शामिल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हम इस बात को डिक्लेयर कर सकते हैं, इसको अंतर को हम समझ सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये 3 क्या होते हैं? वाच्य के प्रकार होते हैं। अब हम एक बात और पढ़ेंगे कि कर्तृवाच्य भी 3 उपभेद होते हैं कर्तृवाच्य के। कभी कभी क्या होता है कि वाक्य में कर्ता के अनुरूप क्रिया आती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कर्ता के अनुरूप क्रिया नहीं आती है, कर्म के अनुरूप आ जाती है, फिर भी वाक्य कर्तृवाच्य का हो जाता है। और कभी कभी न तो कर्म के अनुसार होती न ही भाव के अनुरूप होती, फिर भी वाक्य कर्तृवाच्य का हो जाता है। उसे कहते हैं कर्तृवाच्य के 3 उपभेद। उसमें क्या होता है? क्रिया यानी कि कर्तृ प्रयोग है, कर्मणि प्रयोग है और भाव प्रयोग है। ये 3 प्रकार होते हैं। तो कर्तृवाच्य में हम पढ़ेंगे कि कर्तृवाच्य 3 उपभेद माने जाते हैं। 3 उपभेद कौन से होंगे? एक तो हो जाएगा कर्तृ प्रयोग है, कर्तृवाच्य। एक हो जाएगा कर्मणि
एक हो जाएगा कर्मणि प्रयोग है कृतवाची, एक हो जाएगा भावी प्रयोग है, भावी प्रयोग है। ठीक है, ये तो ये कर्तृवाच्य के ये 3 उपभेद माने गए हैं। इसकी हम चर्चा करेंगे आगे उदाहरणों पर कि कर्तृ प्रयोग है, कर्मणि प्रयोग है, भावी प्रयोग है। यदि क्रिया प्रयुक्त होती है तो वो भी कर्तृवाच्य में आते हैं, उसके विशेष बात करेंगे। तो आगे हम चर्चा करते हैं। पहला जो है वाच्य हमारा होगा कर्तृवाच्य, उसकी हम बात करेंगे। तो देखिए पहला जो हमारा वाच्य होगा वो हम पढ़ेंगे कर्तृवाच्य। और कर्तृवाच्य की पहचान क्या करनी है, कैसे हमें इसको ढूंढना है। ठीक है, वाक्य के कर्ता को देखना है। यदि वाक्य का कर्ता पुल्लिंग का है और क्रिया भी पुल्लिंग की है, ठीक है, अगर वो कर्ता एक वचन है, क्रिया भी एक वचन है, तो कर्तृवाच्य का ही उदाहरण होगा। अगर उस वाक्य के कर्ता को हम चेंज कर देते हैं, स्त्रीलिंग में बदल देते हैं, अगर उसके बाद में क्रिया स्त्रीलिंग की हो जाती है, तो ऐसा करने पर हम उसको देख लेते हैं। तो देखिए क्या होगा इसमें, वाक्य में क्रिया का, वाक्य में क्रिया का कर्ता के अनुरूप, वाक्य में क्रिया का कर्ता के अनुरूप प्रयुक्त होना कर्तृवाच्य कहलाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, कि वाक्य की क्रिया कर्ता के रूप प्रयुक्त होना कर्तृवाच्य होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसमें देखो, यानी कि कर्ता हो सकता है, कर्म हो सकता है और उसके साथ में क्रिया हो सकती है। ऐसा आपको वाक्य में मिलेगा। कर्ता होगा, कर्म होगा, क्रिया होगी। अगर कर्ता के अनुरूप क्रिया आ रही है तो वाक्य कर्तृवाच्य का होगा। हमने ये बात पढ़ी थी कि कर्तृवाच्य में सकर्मक व अकर्मक दोनों प्रकार की क्रिया प्रयुक्त होती है। ठीक है, यानी कि सकर्मक का भी वाक्य हो सकता है, अकर्मक का भी हो सकता है, दोनों वाक्य लागू होनी चाहिए। ये बात आपको वैसे भी पूछ ली जाती है कि कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है, नहीं होता है, कभी कभी होता है, होता ही नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, सकर्मक और अकर्मक दोनों का प्रयोग होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देखिए उदाहरण पे हम बात करते हैं, इसके उदाहरण पे हम चर्चा करेंगे। जैसे मोहन आम खाता है, मोहन आम खाता है। मोहन यहाँ पे क्या है, कर्ता का काम कर रहा है। आम यहाँ पे क्या है, कर्म है। और खाता क्या है, यहाँ पर क्रिया है। ठीक है, ठीक है, मोहन आम खाता है। एक वाक्य और लिखता हूं समझने के लिए। कर्ता यहाँ पर पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का होने दें। जैसे गीता आम खाती है। ठीक है, अब जैसे मोहन फल खाता है। गीता फल खाती है। ठीक है, ये वाक्य दे रखिए।
अब मोहन आम खाता है, मोहन क्या है यहाँ पर पुल्लिंग है, खाता क्रिया क्या आई पुल्लिंग के अनुरूप आई। यहाँ पे गीता स्त्रीलिंग है लेकिन यहाँ खातिर या खाता, अब ये किसके अनुरूप आई, यानी स्त्रीलिंग क्रिया, स्त्रीलिंग की क्रिया गीता स्त्रीलिंग कर्ता के अनुरूप आई। जैसे मोहन यहाँ पे क्या है कर्ता है, पुल्लिंग है, एक वचन है, और खाता क्रिया क्या आई इसी के अनुरूप आई। जो लिंग और वचन मोहन का है वही और लिंग वचन खाता जो क्रिया उसका है। यानी कि यहाँ पर आम कर्म के रूप में कोई भी रोल नहीं निभा रहा व्याकरणिक नियमों में, ठीक है। अब गीता फल खाती है, अब गीता स्त्रीलिंग है, खाती क्रिया भी स्त्रीलिंग है, तो ऐसे वाक्य होंगे वो सदैव कर्तृवाच्य होंगे। क्या होंगे, कर्तृवाच्य होंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। वाक्य का ऐसा रूप जिसमें क्रिया किसके अनुरूप हो, कर्ता के अनुरूप हो। अगर कर्ता पुल्लिंग का है तो क्रिया भी पुल्लिंग की होगी, कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की होगी, है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे मोहन पुल्लिंग था तो खाता क्रिया पुल्लिंग आ गई, यहाँ गीता स्त्रीलिंग तो खाता की खाती क्रिया क्या आई। अब गीता आम खाता है ऐसा थोड़ी हो सकता है। अगर हम कर्ता चेंज कर रहे हैं, कर्ता पुल्लिंग से स्त्रीलिंग ले रहे हैं, तो क्रिया में भी बदलाव हो रहा है और यही बदलाव है क्या है वाच्य है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। दोनों तीनों उदाहरणों में आप समझ गए होंगे। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि वाक्य में कर्ता के अनुरूप क्रिया न आकर कर्म के अनुरूप आ जाती है और फिर भी वाक्य किसका जाता है, कर्तृवाच्य का हो जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रयोग था ना, यानी कि हमने पढ़ा था कि कर्तृवाच्य 3 प्रयोग होते हैं। एक तो होता है कर्तृ प्रयोग है, कर्तृ प्रयोग, और एक होता है कर्मणि प्रयोग, ठीक है, और एक होता है भावे प्रयोग, ठीक है, भावे प्रयोग, ठीक है। कर्तृ प्रयोग हमने पढ़ लिया है कि वाक्य में कर्ता के रूप क्रिया आई, हमने अपने उदाहरण पढ़े थे, ठीक है। कर्मणि प्रयोग में देखो क्या है, मोहन ने आम खाया, मोहन ने आम खाया, ठीक है। दूसरा उदाहरण लेता हूं, गीता ने आम खाया, ठीक है। दूसरा है मोहन ने रोटी खाई। अगला है गीता ने रोटी खाई, ठीक है। ये जो वाक्य लिखे हुए हैं इनको ध्यान से देखना। यहाँ पे मोहन क्या है, कर्ता है, आम क्या है, कर्म है, और खाया क्या है, क्रिया है, ठीक है। अब मोहन ने आम खाया, आम यहाँ पे कर्म है और खाया, गीता ने आम खाया, अब मोहन ने भी खाया और गीता ने भी खाया, लेकिन आम पुल्लिंग है, खाया क्रिया भी पुल्लिंग है। यहाँ पे मोहन पुल्लिंग है, आम भी पुल्लिंग है, खाया भी पुल्लिंग है, लेकिन ये क्रिया किसके अनुरूप है, कर्म के अनुरूप है। जैसे कि आम पुल्लिंग है, क्रिया खाया भी क्या है, पुल्लिंग है, तो कर्म के अनुरूप है, यानी स्त्रीलिंग गीता से कोई रोल नहीं है यहाँ पर। इस वाक्य में देखिए मोहन ने रोटी खाई, अब मोहन है वो पुल्लिंग है, रोटी है वो स्त्रीलिंग है, खाई जो क्रिया वो भी स्त्रीलिंग है, इसीलिए यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं है, यानी क्रिया किसके अनुरूप है, कर्म के अनुरूप है। गीता है ना वो यहाँ पर स्त्रीलिंग है, लेकिन रोटी है वो क्या है, स्त्रीलिंग है, और खाई क्रिया किसके अनुरूप आई, रोटी के अनुरूप आई, यानी यहाँ पर कर्म के अनुरूप क्रिया आई है। तो हम यह नहीं कह सकते कि यहाँ पर कर्मवाच्य है, नहीं, यह भी क्या है, कर्तृवाच्य है, लेकिन यहाँ पर क्रिया है वो कर्मणि प्रयोग में प्रयुक्त हुई है। आपको याद रखना है यदि कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह हो, यदि कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह हो और वाक्य में आगे कहीं पर भी को कारक चिन्ह नहीं होता तो वह वाक्य सदैव कर्तृवाच्य का होगा।
ये नोट आपको याद रखना है कि वाक्य में नोट याद रखना आपको कि वाक्य में कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह प्रयुक्त हो और वाक्य में आगे को कारक चिन्ह न हो और क्रिया कर्म के अनुरूप हो तो वाक्य हमेशा कर्तृवाच्य का होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि वाक्य में कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह प्रयुक्त हो और वाक्य में आगे को कारक चिन्ह न हो और क्रिया कर्म के अनुरूप हो तो वाक्य हमेशा कर्तृवाच्य का होगा। ये बात आपको दिमाग में बिठा लेनी है, ठीक है। अब देखिए भावे प्रयोग है, अर्थात यानी कि भावे प्रयोग में क्या होता है, न तो क्रिया कर्ता के अनुरूप होगी और न ही कर्म के अनुरूप होगी, लेकिन फिर भी वाक्य क्या होगा, फिर भी वाक्य कर्तृवाच्य का होगा। तो देखिए भावे प्रयोग का उदाहरण, तो भावे प्रयोग है कर्तृवाच्य, भावे प्रयोग है कर्तृवाच्य, इसका उदाहरण हमें देखना है। जैसे मोहन ने कुत्ते को मारा, गीता ने कुत्ते को मारा, मोहन ने छिपकली को मारा, गीता ने छिपकली को मारा। ध्यान से देखना इस वाक्यों को, मोहन ने कुत्ते को मारा, मोहन है वो यहां पर क्या है, पुल्लिंग है, कुत्ता भी क्या है, पुल्लिंग है, मारा क्रिया भी पुल्लिंग है, ठीक है। अभी तक हम नहीं कह सकते कि ये मारा क्रिया किसके अनुरूप आई। यहाँ पे गीता ने कुत्ते को मारा, क्रिया तो मारा ही है, सभी में सेम है, लेकिन यहाँ मोहन है वो पुल्लिंग है, करता है, लेकिन गीता स्त्रीलिंग करता है, लेकिन फिर भी मारा क्रिया ही है, तो हम नहीं कह सकते ये की क्रिया कर्ता के अनुरूप है, ठीक है। कर्म के अनुरूप देख कर कुत्ते को मारा, ठीक है, तो यहाँ पर इसके अनुरूप भी देख लेते आगे। यहाँ पे आगे हमने कर्म को चेंज कर दिया, यहाँ पे कर्म है वो पुल्लिंग का, लेकिन यहाँ पर क्या छिपकली स्त्रीलिंग है, लेकिन फिर भी कैसी क्रिया है, मारा क्रिया है। यहाँ पे भी छिपकली यानी गीता मार छिपकली मारा क्रिया है, यानी यहाँ पर क्रिया का रोल न तो कर्म के अनुरूप कर्ता के अनुरूप है और न ही कर्म के अनुरूप है, ठीक है। तो वाक्य में ये प्रयोग भावे प्रयोग कहलाएगा और ये वाक्य सारे जो वाक्य हैं वो किसके होंगे, कर्तृवाच्य के होंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। यदि वाक्य में क्रिया न तो कर्ता के अनुरूप हो और न ही क्रिया के कर्म के अनुरूप हो, फिर भी वाक्य किसमें चला जाएगा, कर्तृवाच्य का, लेकिन कर्ता के साथ क्या होगा, ने होगा, कर्म के साथ को होगा, लेकिन फिर भी देख लेना क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य, ठीक है। ये हो जाएगा भावे प्रयोग है, क्या हो जाएगा, भावे प्रयोग, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कर्म, लेकिन ये वाक्य कैसा है, सकर्मक है। कैसा है, सकर्मक वाक्य है,
कैसा वाक्य? सकर्मक। ठीक है, अगर ये वाक्य सकर्मक का नहीं होता तो ये वाक्य किस में जाता? भाववाच्य में चल जाता। भाववाच्य में कभी भी सकर्मक वाक्य नहीं आता। लेकिन मोहन ने कुत्ते को मारा, मोहन यहाँ पर करता है, कुत्ता यहाँ पर कर्म है, मारा यहाँ पर क्रिया है, ने कारक चिन्ह है, ने को कारक चिन्ह है, लेकिन वाक्य कैसा हो गया? सकर्मक वाक्य हो गया। तो ये वाक्य कर्म में तो नहीं जाएगा क्योंकि ने आ गया, लेकिन सकर्मक वाक्य हो गया इसलिए भाव में नहीं जाएगा। तो इसीलिए कैसा प्रयोग होगा? कर्तृवाच्य होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो कोई भी वाक्य होगा वो या तो कोई भी वाक्य सकर्मक होगा, या तो वो कर्तृवाच्य हो सकता है या कर्मवाच्य हो सकता है। यहाँ पे देखिए मोहन के साथ में ने कारक चिन्ह है और फिर ये वाक्य सकर्मक का है, तो कर्तृवाच्य होगा और कर्तृवाच्य में भावी प्रयोग होगा। ये बात आपको समझनी है। प्रश्न यहाँ से उठते हैं, हम 3-4 बातें रट लेते हैं कि कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही है तो कर्तृवाच्य कर देते हैं, कर्म के अनुसार क्रिया बदल रही है तो हम कर्म प्रयोग कर देते हैं, और न तो कर्ता के अनुसार न ही कर्म के अनुसार हम भावी प्रयोग कर। ये 3 बात गांठ बांध लेते हैं और हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। ऐसा ही होता है ना आपके साथ। आप ऐसा मत करना, देखना कि मोहन ने कुत्ते को मारा, यहाँ पे यानी कि कर्ता के साथ और कर्म के साथ क्रिया का कोई रोल नहीं है, तो सीधा ही आपने दिमाग में बिठा लिया भावाच्य। लेकिन ये भावाच्य नहीं है क्योंकि वाक्य कैसा है? सकर्मक है। कैसा आएगा? कर्तृवाच्य आएगा। ये आपको ऐसे पढ़ना होगा, तब आप वाच्य के प्रश्न को सही कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कर्मवाच्य की। देखिए कर्मवाच्य में क्या होगा? नंबर 2 है कर्मवाच्य। वाक्य में क्रिया का कर्म के अनुरूप प्रयुक्त होना कर्मवाच्य कहलाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब वाक्य कैसे प्रकृति, यानी कि कर्ता के साथ में द्वारा का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, के द्वारा भी आ सकता है कर्ता के साथ में, पहचान ध्यान में रखना। से कर्म आ सकता है, से के साथ में कर्म आ सकता है, को कारक चिन्ह आ सकता है, कर्म और क्रिया आ सकती है। ऐसा आपको वाक्य का स्ट्रक्चर मिल सकता है। कर्ता द्वारा या कर्ता के द्वारा या कर्ता से कर्म को कर्म क्रिया, ऐसा रूप आपको मिल सकता है। और वहां हमेशा कैसा वाक्य होगा? वहां पर कर्मवाच्य होगा। कैसा वाक्य होगा? कर्मवाच्य होगा। जैसे हम उदाहरण की बात करते हैं, उदाहरण है राम की द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। ठीक है, यहाँ पे राम है वो कर्ता का काम कर रहा है, पुस्तक है वो कर्म है, और पढ़ी गई क्या है? क्रिया है। ठीक है, अगर कर्ता के साथ में के द्वारा आता है, वहां पर कर्म मौजूद है, निश्चित ही वाक्य कैसा होगा? कर्मवाच्य होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे पुस्तक स्त्रीलिंग और पढ़ी गई क्रिया भी क्या है? स्त्रीलिंग की है। पुस्तक एक वचन और पढ़ी गई भी एक वचन की है। ठीक है, ठीक है, ऐसे आपको ध्यान में रखना है कि जो लिंग, जो वचन, जो कर्म के हैं, वही लिंग और वचन किसके हैं? क्रिया के हैं। तो वाक्य कैसा होगा? कर्मवाच्य का होगा। ऐसे आपको याद रखनी है बातें। अगला उदाहरण पढ़ रहे हैं, मुकेश के द्वारा
मुकेश के द्वारा राधा को पुस्तक दी गई। अब मुकेश के द्वारा राधा को पुस्तक दी गई, मोहन के द्वारा राधा को पुस्तक दी गई। अब मोहन यार लिख सकते हैं, चाहे यहाँ पर सोहन लिख सकते हैं, रामलाल लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ इससे कोई रोल नहीं। लेकिन राधा को पुस्तक दी गई। अब पुस्तक दी गई, अब यहाँ पे लिख देता हूं, दूसरा वाक्य लिखता हूं मैं, मुकेश के द्वारा राधा को पेन दिया गया। ठीक है, पेन दिया गया। अब यहां देखिए मुकेश करता है, कैसा है, पुल्लिंग का, के द्वारा का प्रयोग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। राधा यहाँ पे कर्म है, को कारक चिन्ह है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पेन क्या है, पुल्लिंग है। दिया क्रिया कैसी है, पुल्लिंग है। किसके अनुसार आई, ये आई पेन के अनुसार। पेन यहाँ पे कर्म है और उसके अनुरूप आई है। दिया गया क्रिया है, वो पुल्लिंग की है, तो वाक्य कैसा होगा, कर्मवाच्य का होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब राहुल से पुस्तक नहीं पढ़ी गई। राहुल से पुस्तक नहीं पढ़ी गई। अब राहुल यहाँ पे करता है, पुस्तक यहाँ पर कर्म है, पढ़ी गई क्रिया है। अब पुस्तक के अनुरूप क्रिया आई है, तो यहाँ पर वाक्य कैसा होगा, वाक्य कैसा होगा, कर्मवाच्य का होगा। कई बार हम क्या करेंगे कि नकारात्मकता नहीं का प्रयोग भाववाच्य में सदैव होता है, लेकिन वहां पर वाक्य आक्रमक क्रिया का होगा। लेकिन यहाँ पर नहीं तो है, नकारात्मकता है, लेकिन साथ में क्या है, कर्म है। इसीलिए ये नकारात्मकता का वाक्य किसमें आएगा, कर्मवाच्य में आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे अगला उदाहरण लिखते हैं इसके लिए, राम के द्वारा आम नहीं खाया गया। ठीक है, राम के द्वारा आम नहीं खाया गया। यहाँ पे राम करता है, के द्वारा का प्रयोग हुआ है। आम यहाँ पे कर्म है, कैसा कर्म है, पुल्लिंग है। नहीं का प्रयोग हुआ है, खाया गया, आम खाया गया, यानी कि आम का जो लिंग और वचन है वही क्रिया का लिंग और वचन है। लेकिन नकारात्मकता का प्रयोग तो हुआ है, लेकिन वाक्य में क्या है, कर्म है। अगर वाक्य में कर्म है, क्रिया भी कर्म के अनुरूप है, के द्वारा का प्रयोग हुआ है, तो हमेशा कर्मवाच्य का होगा। ठीक है, के द्वारा का प्रयोग हो गया, उस वहां पर कर्म मौजूद है, नहीं का प्रयोग भी हुआ है और कर्म के अनुरूप क्रिया है, तो वाक्य सदैव कर्मवाच्य का होगा। अगर यहाँ पे के द्वारा का प्रयोग है, यहाँ पे कर्म नहीं है, नकारात्मकता है, तो वाक्य भाववाच्य का होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन कर्म मौजूद है, के द्वारा भी है, नहीं भी है, तो कर्मवाच्य। दिमाग में बिठा लो ये बातें। ठीक है, अगले उदाहरण पे हम चर्चा करते हैं। राम के द्वारा नाटक लिखा गया। राम के द्वारा नाटक लिखा गया। अब राम के द्वारा नाटक लिखा गया, तो नाटक है पुल्लिंग और लिखा गया क्रिया भी पुल्लिंग। नाटक एक वचन, तो लिखा किया गया एक वचन, तो वाक्य कैसा, कर्मवाच्य। ठीक है, वाक्य कैसा, कर्मवाच्य। मोहन ने सोहन को पुस्तक दी। अब मोहन ने सोहन को पुस्तक दी। अब यहाँ पे पुस्तक है वो स्त्रीलिंग है और दे क्रिया देना से बनी है,
वो भी स्त्रीलिंग है, तो वाक्य कैसा होगा, कर्मवाच्य का होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला जो वाच्य पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे भाववाच्य। 2 में आप समझ चुके होंगे। अगला है भाववाच्य। नंबर 3 है भाववाच्य। यहाँ क्रिया न तो कर्ता के अनुरूप और न ही कर्म के अनुरूप होती। अर्थात क्रिया क्या होती है, स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वाक्य सदैव अकर्मक का होता है और कर्मवाच्य में सदैव सकर्मक का होता है और कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम बात कर लेते हैं कि वाक्य की हम बात करेंगे। जैसे दादाजी से दौड़ा नहीं जाता। दादाजी से दौड़ा नहीं जाता है, ऐसे लिख सकते हैं। अब से का तो प्रयोग हो गया, लेकिन दौड़ा क्रिया है वो कैसी है, अकर्मक है और नहीं नकारात्मकता का बोध है। नकारात्मक है, ये क्या है, नकारात्मक है। अगर नहीं का प्रयोग नकारात्मक है लेकिन क्रिया सक्रमक की होती तो वाक्य चला जाता किसमें, कर्मवाची में। लेकिन यहाँ दौड़ा क्रिया है जो अकर्मक है, उसके साथ नकारात्मकता है, दोनों गुण मौजूद है, तो भाववाच्य में होगा। यहाँ पे जो क्रिया है वो न तो दौड़ा कर्म तो है नहीं, यहाँ पे दादाजी है वो करता है, उसके अनुरूप नहीं आई है। और दादी जी से दौड़ा नहीं जाता, दादाजी से दौड़ा नहीं जाता, गीता से दौड़ा नहीं जाता, सीता से दौड़ा नहीं जाता, लेकिन जब तक क्रिया सभी के लिए समान है। यहाँ पे कर्म है, अकर्मक है, नकारात्मकता का बोध है, वाक्य सदैव क्या होगा, भाववाच्य में होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है, जैसे सोहन से उठा नहीं जाता। और सोहन से का प्रयोग हो गया। से का प्रयोग किसमें होता है, कर्म में भी होता है, लेकिन यहाँ से क्रिया का अकर्मक क्रिया के साथ प्रयोग हुआ, नकारात्मकता नहीं का प्रयोग हुआ, इसीलिए वाक्य कैसा होगा, भाववाच्य होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आपको बात समझ में आई होगी कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य के 3 प्रकार के प्रयोग होते हैं, कर्मणि प्रयोग है, कर्तृ प्रयोग है और भावे प्रयोग है। ठीक है, कर्तृ प्रयोग में कर्ता के अनुरूप क्रिया आएगी, कर्मणि प्रयोग में कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह आता है और कर्म के अनुरूप क्रिया आती है। वाक्य में आगे को कारक चिन्ह नहीं है तो वह कर्मणि प्रयोग कहलाएगा। ठीक है, अगर वाक्य में ने कारक चिन्ह है, को कारक चिन्ह है और क्रिया न तो कर्ता के अनुरूप है न ही कर्म के अनुरूप है, तो क्रिया होगी वो कर्तृवाच्य के अनुसार होगी और वो भावे प्रयोग होगा। जैसे लड़के ने सांप को मारा, तो ये वाक्य होगा, ये भावे प्रयोग होगा और ये कर्तृवाच्य का होगा। दोस्तों, आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।